साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा और आज मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, वो राज्यसभा में उपसभापति रहीं, एक बड़े दल में काफ़ी अरसे तक रहीं और कई बड़े काम किए, कई बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नातिन भी हैं और इस वक्त अल्पसंख्यक मंत्रालय को देख रही हैं और बखूबी देख रही हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका तब से लेकर के अब तक का सफ़र कैसा रहा। नजमा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक अरसा कांग्रेस जैसी पार्टी में गुजारा, कई ओहदे आपने वहाँ पर ओन किए, उसके बाद ये इतना बड़ा जो ट्रांजिशन है किन वजहों से हुआ कि आप बीजेपी में आ गए? हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मोड़ आता है जी। ऐसा ही एक मोड़ मेरी ज़िंदगी में आ गया। अब क्यों आए, कैसे आए, अब तो आए जी। और यहाँ भी काम कर रहे हैं। काम करने का जहाँ मौका मिला वहाँ काम किया। ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्यों ना इस पॉलिटिकल पार्टी में काम करें। लेकिन नजमा जी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल इतनी डिफरेंट है जैसे ज़मीन और आसमान में। ऐसा तो नहीं है जी। बाहर से दिखती है, सोच ये है, लोग ये समझते हैं कि आइडियोलॉजी डिफरेंट है। जी। आपको अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बनाऊं, मुझे तो ज़बानी याद है, जो माइनॉरिटी से ताल्लुक का है, जिसके लिए शक व शुबह की बातें कही जाती जी, कम्युनल पार्टी माना जाता है, कहा जाता है, पार्टी माना जाता है। मैं बताऊं आपको उसके बारे में। उसका फोकस क्या है कि माइनॉरिटीज़ के बच्चों को तालीम देना, खास तौर पे लड़कियों को, माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो हमारी बैकबोन है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बैकबोन है, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको मार्केट से लिंकेज करना, उनको एक्सपोर्ट से जोड़ना। उसके बाद तीसरी है कि जो स्किल डेवलपमेंट करके उनको हुनर सिखा के उनके एक अच्छी ज़िंदगी बख्शना, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी रोज़ी रोटी कमा सकें। उसके बाद है 8 पॉइंट हैं, तो मैं 8 बोल रही हूँ। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? मैं आपको बता रही हूँ ये, फिर मैं अपनी योजना भी बता दूँगी। फिर ये है कि जो हमारे यहाँ 6 माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, उनकी जो इनफरादी, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, उनको बढ़ाना और उनको कायम रखना। फिर वक्फ की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से है कि उसको डेवलप करना, उसको बराबर स्ट्रेंथन करना। फिर ये 8 पॉइंट हैं, ये छठा था। 7वां है कि माइनॉरिटीज़ का कोई ऐसा परमानेंट मैकेनिज्म बनाना जिससे कम्युनल हार्मोनी रहे समाज में। एंड 8th है कि कैसे माहौल देश का अमन व अमान का पुरसुकून रहे। अब इसमें एक भी पॉइंट बता दीजिए जहां से कम्युनल दिखाई देता हो। नहीं, ये पॉइंट्स कम्युनल नहीं दिखाई देते। यही कह रही हूँ कि जो लोगों ने एक सोच बना ली, जिस तरह से कि कांग्रेस पार्टी है या और दूसरी पार्टियां हैं, वही बीजेपी भी है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो बाहर की आइडियोलॉजी लेकर आया। हम बिल्कुल हिंदुस्तानी पार्टी है, भारत की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय सभ्यता और भारतीय विचार के ही हैं हम लोग भी। एक पॉलिटिकल पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है विकास का, वो किधर से कम्युनल दिखता है? ये जो सोच थी, एक ज़माने में इस मुल्क में 2 रीजन से वोट पड़ते थे, कम्युनल, नॉन कम्युनल। आज देश में विकास पे वोट पड़ रहा है और कभी मुसलमानों ने शामिल होने की कोशिश भी नहीं की। और बीजेपी इतनी नेशनल पार्टी तो थी नहीं, पहले तो लोकली, मतलब इस लेवल पे काम करते थे, स्टेट थी, तो उन्होंने भी नहीं की कोशिश। मगर आज जब हम बात करते हैं विकास की, तो नरेंद्र मोदी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो सबको लेके, तो सब में मुसलमान भी आते हैं, जैन भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं। किधर से कम्युनल हुआ?
ठीक है, आप इस मंत्रालय को ले रहे हैं, सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है। हाँ। मैं ये जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानने चाहेंगे कि उस माइनॉरिटी को लेकर के आपके मंत्रालय ने जब से आप आई हैं कितना काम किया है, क्या काम किया है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर है जिससे डायरेक्टली उस कौम को, उस माइनॉरिटी को फ़ायदा पहुँचे? करेक्ट। पहले मैं एक बात उस तफसील में कह दूं जी कि मेरे मंत्रालय से ताल्लुक़ की है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। जी। अगर माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर काम किया गया होता जी। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया होता कि मुसलमान दलितों से बदतर हैं। जी। तो आप मुझे बताइए कि उस सेक्युलरिज्म का मुसलमान को क्या फायदा मिला? क्योंकि कम्युनल राइट भी बंद नहीं हुए, कम्युनल राइट भी होते रहे, जान और माल की भी हिफाजत नहीं हुई, तरक्की भी नहीं हुई। तो क्या सेक्युलरिज्म ने दिया मुसलमानों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट? ठीक है, जिन्होंने सेक्युलरिज्म नहीं दिया उनको जनता ने शीशा भी दिखा दिया कि आपके बस का नहीं है, सेक्युलरिज्म के नाम पर आपने बहुत कुछ कर लिया, हुआ कुछ नहीं जी। और वो मैं मुझसे ज्यादा कोई बता नहीं सकता जी, क्योंकि मैं देख रही हूँ हालत जो बैकवर्डनेस है। रिपोर्ट सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जो है उसी की रोशनी में मैं काम कर रही हूँ। और मेरा गाइड क्या है? नरेंद्र मोदी की स्पीचेस, 400-450 स्पीचेस उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में कही कि उनका दुब्बे लबाब क्या था? विकास। हद ये कि पटना के अंदर जब बम फट रहे थे जी, तो नरेंद्र मोदी जी ना तो अपना स्टेज छोड़ के हटे, ना उन्होंने अपना लहजा और अपनी वो बदला, जो फोकस बदला। उन्होंने यही सवाल किया दोनों से, हिंदू और मुसलमानों से, कि तुम्हारी लड़ाई आपस में है कि गरीबी से? दोनों ने जवाब दिया गरीबी से है। तो आप बताइए, ऐसा फोकस लीडर अगर जिस पार्टी का हो, जिस गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर इतना फोकस हो, तो उसमें क्यों उस पे शक करना? और जिस पार्टी का मैनिफेस्टो इतना क्लियर हो कि सिर्फ विकास की बात करता है, उनकी जो बुनियादी हक है उनकी बात करता है, जो इनफरादी उनकी आइडेंटिटी है उसकी बात करता है, उसकी प्रोटेक्शन की बात करता है, तो किधर कम्युनल हुआ? ये तो एक धारणा बना दी थी। बीजेपी उतनी ही पॉलिटिकल पार्टी है जितनी कांग्रेस है, जितने दूसरे, और लोकल आइडियोलॉजी वाली है। आपका मंत्रालय कितना विकास कर रहा है? मैं आपको बताऊं मेरा मंत्रालय क्या कर रहा है। मेरा मंत्रालय जो फोकस है एजुकेशन पे, 86 लाख बच्चों को हम प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप देते हैं, कोचिंग देते हैं, 86 लाख, जिसमें से फोकस महिला पे है। तो 46% रेसिपिएंट उसमें महिलाएं हैं, पहली बात। दूसरी है कि हमारा स्किल डेवलपमेंट पर फोकस है हमारे मैनिफेस्टो में। और प्रधानमंत्री के प्रोग्राम भी हैं स्किल डेवलपमेंट की, उन्होंने मिनिस्ट्री कायम की, उस पर फोकस है। तो उसके लिए उन्होंने सपोर्टिव प्रोग्राम बनाए, व्हीकल बनाए, जनधन योजना है, मुद्रा बैंक है कि जिसके जरिए कि हम लोग लोन ले सकते हैं, लोग ले सकते हैं लोन काम शुरू करने के लिए। तो मैं स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही हूँ। और मेरा 2 प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट के। एक नई स्किल के लिए जो एरिया स्पेसिफिक हो, जिसको हमने मानस के नाम से रखा, मानस मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल, के बच्चों को हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दें, उसके बाद उनको लोन दें सस्ते दर पे, और लोन दे के उनको एंटरप्रेन्योरशिप कराएं, जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है। और मैंने उस वक्त ये कहा कि मैं तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में कलम और एक हाथ में तुमको औजार दे रही हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुरान शरीफ और कंप्यूटर हो, तो मैं तुम्हें कलम और औजार दे रही हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तकरीबन इन दिनों में हमने 15 से 20 हज़ार के अंदर बच्चे ट्रेन हो गए, हो रहे हैं, इन द प्रोसेस। और इस साल के एंड तक मुझे लगता है, मेरा लक्ष्य तो है कि 50,000 हो जाए, 40,000 तो मैं करके तैयार कर दूंगी। पहले ऐसे माना जा रहा था नजमा जी के बीजेपी की सरकार आएगी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो इस मंत्रालय का सफाया हो जाएगा। कहाँ? यही तो कह रहे थे। तो सफाया भी नहीं हुआ, मंत्रालय कायम है, वो लोग गलत साबित हुए। पहली बार एक महिला को उन्होंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दी और हम काम कर रहे हैं। न सिर्फ हमारा बजट
जो कहते थे कि कम हो जाएगा, बल्कि हमारा बजट बढ़ा दिया। मेरा जो मदरसे का प्रोग्राम है नई मंजिल, कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनको हम स्किल ट्रेनिंग करते हैं, वो हमारा है नई मंजिल। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $50 मिलियन का मुझे लोन दिया, $50 मिलियन का लोन दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा मॉड्यूल है, उसको उन्होंने रिकमेंड कर रहे हैं अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया की मदरसों के लिए। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी की जी सरकार जो सोचती है प्रोग्राम, वो दुनिया वर्ल्ड बैंक उसको अडॉप्ट कर रही है। आज तक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री वर्ल्ड बैंक के नक्शे पे नहीं थी, आज माइनॉरिटी मिनिस्ट्री वर्ल्ड बैंक के नक्शे पे है। उसके अलावा हमने जो उस्ताद प्रोग्राम बनाया, शब्द सारे आपने उर्दू से ही उठाए हैं, मंजिल हुआ, उस्ताद हुआ। हाँ, तो कहीं ना कहीं झलकता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है वो सही दिशा में काम कर रहा है। नई मंजिल, एक नई मंजिल की तरफ हम मुड़ रहे हैं। एक दूसरा जो मेरा प्रोग्राम है वो भी ऐसे ही आप कहेंगे, चलिए, वो है कि जो हमारे इनफरादी इंडिविजुअल कल्चरल आइडेंटिटीज हैं उनको कायम रखने के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया है हमारी धरोहर। ये उर्दू का वर्ड नहीं है, मगर इससे अच्छा लफ्ज मुझे मिला नहीं, क्योंकि हमारी बुनियाद है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी अनेकता में एकता। और वो नरेंद्र मोदी जी के स्लोगन को या उनकी सोच को या उनके प्रोग्राम को सामने लाती है, सबका साथ सबका विकास। चलिए, नजमा जी के साथ बातचीत का ये सिलसिला अभी तक जारी है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या उस धरोहर में से कितना हिस्सा माइनॉरिटी को मिलेगा, नहीं मिलेगा, और आगे की उनकी मंजिलें कितनी बेहतर होगी, और उस पूरे सफ़र में उस्ताद उनके कौन होंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार। आयकर विभाग ने 1 जनवरी 2016 से पैन की जानकारी देने संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। पैन की जानकारी देना अनिवार्य है। अगर आपकी किसी वस्तु, सेवाओं, बुलियन या आभूषण की खरीद अथवा बिक्री एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक है, आपकी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद 10 लाख रुपए से अधिक है, आपका टाइम डिपॉजिट 50,000 रुपए से अधिक है, या 1 वर्ष के दौरान ये जमा राशि कुल 5 लाख रुपए से अधिक है, किसी असूचीबद्ध कंपनी के शेयरों की खरीद या बिक्री प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए से अधिक है, 1 वर्ष में आपके जीवन बीमा की प्रीमियम राशि या म्यूचुअल फंड में निवेश 50,000 रुपए से अधिक है, आप कैश कार्ड या अन्य किसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 1 वर्ष में 50,000 से अधिक का कुल नकद भुगतान करते हैं। याद रखें, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पूर्ण विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन देखें। वाह भैया जी, क्या शुभ घड़ी आई। मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देख रेख है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे का भैया जन्म पंजीकरण बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, जन्म प्रमाण बिन कुछ नहीं आसान, यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का पंजीकरण। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं नजमा हेपतुल्ला जी से। नजमा जी, आपने अब तक कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर किए। क्या लगता है कि अब तक के इस पॉलिटिकल सफ़र में कौन सा बेटर आपको लगा कि ये प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया था, मैंने बहुत कुछ सीखा और ज़िंदगी में आगे लेके आया? देखिए, सभी प्रधानमंत्री अच्छे होते हैं। जो कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कोई होती है ताकत, तो कुछ क्वालिफिकेशन। सभी मेरे साथ तो सभी अच्छे थे। मैं तो डिप्टी चेयरमैन थी, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, गुजराल साहब हो, देवेगौड़ा हो, मनमोहन सिंह। लंबी चौड़ी फहरिस्त है बड़ी। ये सबके साथ मैंने काम किया। बतौर हेडमास्टर भी आपने लगातार काम किया। बहुत काम किया। पर नरेंद्र मोदी जी की सोच मुझे अपनी सोच मिलती हुई लगती है कि वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो स्टेट में के चीफ मिनिस्टर रह के प्राइम मिनिस्टर बने। हो सकता है देवेगौड़ा साहब रहे हों स्टेट में, मगर जो इन्होंने इतने साल गुजरात में सीखा, सिखाया, लर्न किया, लर्न कराया, उस चीज़ को वो स्टेट की नब्ज़ को भी समझते हैं, मुल्क की और सेंटर की
मुश्किलों को और जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। तो उनके यहाँ एक बैलेंस है। खुद झाड़ू लेके झाड़ू दी जी तो हम लोगों को भी इंस्पिरेशन आया कि झाड़ू दो। तो जो इंसान खुद करने की ताकत रखता है, जो उसके अंदर इतना खुद एतमादी है कि मैं खुद करके दिखाऊंगा, उसकी बात में असर होता है। लेकिन नजमा जी, आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की, लेकिन जिस तादाद में मैं कहूँ माइनॉरिटी में भी ख़ास तौर से मुसलमानों को बीजेपी के साथ आना चाहिए, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। वो खुद नहीं आ पा रहे या बीजेपी उनको शामिल नहीं कर पा रही है, क्या वजह क्या है? देखिए, बरसों का एक दिल में खौफ रखा के था। हमें भी ये कहते थे कि बाड़े में बंद करके रखा था, भेड़िया आ जाएगा, तुम लोग बकरिए हो, तुमको खा लेगा, ख़त्म कर देगा। ये खौफ था जो बरसों से था बीजेपी के और आरएसएस के बारे में। धीरे धीरे जाता है। नरेंद्र मोदी जी के नारे की बात की, समर्थन किया और अक्सर चुनाव में देखा भी जाता है, लेकिन क्या लगता है इस नारे के बावजूद जो ग्राफ गिर रहा है बीजेपी का? हालांकि पहले उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि अब जो है 20 साल से पहले बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता, नहीं हटाएगा। लेकिन आप ये देखिए बिहार में, दिल्ली में ये जो ग्राफ नीचे आया है, अब यूपी में भी इलेक्शन है। अरे देखिए, इलेक्शन एक अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है। इलेक्शन सब पार्टियां लड़ना चाहती हैं, सब पार्टियां जीतना चाहती हैं। हम स्लोगन पे ही नहीं जीतना चाहते, हम सही माने में जीतना चाहते। बिहार के इलेक्शन में तो कंट्रोवर्सी कितनी क्रिएट करती, वो जो एक इनाम वापस कर रहे हैं, अवार्ड वापस कर रहे हैं, क्या तमाशा था वो। उसमें दादरी का इशू भी बड़ा जबरदस्त, दादरी का इशू भी हो गया, उसकी वजह से भी हुआ। और आपने उसमें कहा था कि राज्य सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। राज्य सरकार जिम्मेदार थी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट के मामलों में कोई सेंटर अगर कुछ दखल देता है तो कहते हैं हमें काम नहीं करने देते, हमारे यहाँ दखल दे रहे। अच्छा भाई, नहीं दे रहे तो तुम जिम्मेदारी संभालो। तो उनको जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं संभाली। उनकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर देखने की। अगर उन्हें लग रहा था कि ये हो रहा है कोई वाक़या तो रोकना चाहिए था। फिर गाय का कंट्रोवर्सी उठाई। नजमा जी, कि आप इस मंत्रालय को देख रहे हैं, बखूबी देख रही हैं, क्या ये माना जाए या ये ज़रूरत समझी जाती है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए? देखिए, सवाल ये है कि रिजर्वेशन इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। हमें अगर विकास करना है तो जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमें सबका विकास करना चाहिए। अगर मैं रिजर्वेशन की बात आपसे कहूँ तो कितना रिजर्वेशन दे सकते हैं? 2%, 3%, 4% जो महाराष्ट्र में किया था। अच्छा, तो आप 3-4% कौन से चुनोगे? अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे कमज़ोर हैं, 100 बच्चों को ज़रूरत है मदद की, तो मैं कहूँ नहीं, मैं से 4 बच्चे चुन लेती हूँ। कौन से 4 बच्चे? तो वो यही होगा कि वो किसी के मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं, किसी की सिफारिश है, तो वो हो गया। अगर मैं 96% लोगों के लिए काम कर रही हूँ तो 4 के लिए भी मैं काम कर सकती हूँ। बिल्कुल, मुझे परमानेंट काम करना है ताकि वो 100 के 100 बच्चे इस काबिल हों जो अपने पाँव पे खड़े हों। वही तो मैं कर रही हूँ। नजमा जी, दलितों को लेकर के हम खुले मंच पे कहते हैं, सब कहते हैं, चाहे ए पार्टी हो या बी पार्टी हो, कि उनका विकास होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनके मुद्दों को बड़े अच्छे अंदाज में उठाते भी। आपने सच्चर कमेटी का नाम लिया। सच्चर कमेटी में जब साफ लफ्ज़ों में कह दिया गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, तो क्यों हम नहीं सोचते कि भी इस तबके को, इस कम्युनिटी को उठाया जाए? हम कर तो रहे हैं दैट, जो हम लोग कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन करना है, वो एफर्मेटिव एक्शन ही हमारा मंत्रालय कर रहा है। उनका हाथ पकड़ के ऊपर ला रहे हैं। उनको अगर हम एजुकेशन में आगे लेकर आएंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट में आके लेकर आएंगे, उनको लोन दे के उनको कारोबार शुरू करेंगे, दैट विल बी ए परमानेंट। अगर मैं आपको एक बताऊं, एक सच्चा वाकया। मैंने भांडुप में एक मदरसे में स्किल डेवलपमेंट शुरू किया, बिल्कुल गरीब बच्चों का मदरसा था। उनके यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कुरान शरीफ और कंप्यूटर, कुरान शरीफ रखा था टेबल पे, कंप्यूटर मैंने ले जाके वहाँ रखा उनको। तो मैंने कहा देखो, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी, उनका ड्रीम था, उनका ख्वाब था, वो ख्वाब हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहाँ हमने स्किल डेवलपमेंट लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शुरू किया। तो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के कोई सीनियर जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया कि आप उसके बारे में बताइए। मैंने कहा मुझसे मत पूछो, तुम जाओ उस मदरसे में, खुद बच्चों से पूछो। अभी 4-5 महीने हो गए कि क्या उनमें तब्दीली आई है, उनको कोई फ़र्क पड़ा है ज़िंदगी में कि नहीं। एक बच्चा था, उसके पास गई, क्योंकि टाइम्स में पढ़ा मैंने, उस बच्चे का नाम भी नहीं लिखा था, कि वो गया वहाँ पर जर्नलिस्ट, उन्हें जाके बात की उससे। बच्चे ने कहा कि वो यतीम बच्चा है, उसके 2-3 भाई बहन हैं, और वो कुरान, क्योंकि उसकी माँ के पास पैसे नहीं कि कहीं और पढ़ाए, ये मदरसे में फ्री एजुकेशन होती है, तो वो कम्युनिटी का मदरसा है, तो वहाँ पढ़ने चला गया। तो उसने कहा मैं मदरसे में पढ़ के मजहबी तालीम हासिल करके मैं कहीं पेश इमाम बन जाता, या कहीं नमाज पढ़ाने लगता, या अजान देने लगता, या दूसरे बच्चों को पढ़ाता। अब ये कंप्यूटर की जो मुझे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग दी है, इससे मैं एक दूसरी रोजी रोटी भी कमा सकता हूँ, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकता हूँ, तो मैं अपने भाई बहनों की मदद कर सकता हूँ जो यतीम है। तो आप सोचो कि एक पूरी कुनबे को हम आगे ले आए। तो इस तरह के काम नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आप आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, महिलाओं को लेकर के, और ख़ास तौर से मैं कहूँ कि मुस्लिम या माइनॉरिटी महिलाओं को लेकर के कि वो आगे आएँ, उनका डेवलपमेंट हो, उनको सबसे जो ज़रूरत है कि उनको सुरक्षा मिले, उसके लिए कौन से काम हैं जो आप कर रहे हैं? देखिए, सब 33% की बात करते हैं, हमारे यहाँ 46% महिलाओं को हम स्कॉलरशिप देते हैं। जो बच्चों को, लड़कों को देते हैं वही उनको देते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ स्कीम है जो सिर्फ लड़कियों की है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर गर्ल्स, जो हम हाई स्कूल के लिए देते हैं उनको, ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो 46% यूँ हो जाती हैं। जो स्किल ट्रेनिंग है उसमें हम लड़कियों को भी देते हैं। बम्बई में हमने 1500-1600 बच्चों को ट्रेन किया अलग अलग हुनर में, उसमें से 1200-1300 तो लड़कियाँ ही थीं, और मुझे खुशी हुई कि 1200-1300 लड़कियाँ, और उनको हमने लोन दिया, उन्होंने छोटे छोटे लोन लेके अपना कारोबार शुरू कर दिया। कोई हेयर ड्रेसर की थी, कोई ट्रेनिंग सिलाई की थी। लेकिन महिला सुरक्षा पे आप क्या कहेंगी? वो अभी तक अपने आप को मैं पूरी बात बताऊं, महफूज नहीं पा पाती। मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर में मैंने महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट किया कश्मीर के लिहाज से। उनके यहाँ फूड प्रोसेसिंग, सेफ्रॉन प्रोसेसिंग, उनके यहाँ ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, इसमें उन्हें ट्रेन किया। अभी मैं बिहार में 7 मदरसों में ट्रेनिंग का इनॉग्रेट करके आई हूँ, उसमें से लड़कियों की ट्रेनिंग के हैं, और इतनी लड़कियां आई थी, आपको वो तस्वीर हम दिखाएंगे, आप अगर चाहो तो टीवी पे दिखा दो, बिल्कुल दिखाएंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी वो तस्वीर आप दिखाओ। सब सफ़ेद कपड़े बांधे हुए, सर पे स्कार्फ, और सैकड़ों लड़कियां बैठी हैं उसके अंदर। इसी तरह कश्मीर में देखिए, इनसिक्योरिटी तो दिल्ली जैसे शहर में भी हर लड़की को है, मुसलमान हो कि नॉन मुसलमान हो, कोई भी हो, हर बच्ची की ज़िंदगी खतरे में है। जब दिल्ली में है तो आप सोचो कि उसकी इज्जत उसके गांव में भी। इसके लिए हमें समाज में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमारी सोच बदलना पड़ेगी। और दूसरी जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, इनसिक्योर वो आदमी फील करता है जो गरीब होता है। गरीब आदमी हमेशा इनसिक्योर फील करता है क्योंकि उसको दबा देते हैं, वो एलिनेट हो जाता है समाज से, तो उसको हमेशा डर रहता है, खौफ रहता है। तो उस खौफ को जब ही हम दूर कर सकते हैं जब उसको इल्म की ताकत देंगे, उसको हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देंगे, तो वो सोशल एम्पावरमेंट होगी। नजमा जी, अगर पॉलिटिकल, मैं तो नहीं डर रही हूँ, अगर राजनीता नहीं होती, नजमा जी अगर राजनीता नहीं होती तो क्या होती? पता नहीं क्या होती, टीचर होती, पढ़ा रही होती कॉलेज में, जो मैं यहाँ राज्यसभा में आकर कर रही थी, प्रिसाइडिंग का काम, वैसे ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे क्लास में नए नए बच्चे हर साल आते हैं, यहाँ भी हर 2 साल में नए MP आते थे, तो मुझे वही करना पड़ता। पर मैं जब डिप्टी चेयरमैन थी तो भी मैं बहुत काम करती थी। मैं UNDP के साथ काम करती थी, और मैं समझती हूँ कि तालीम और स्टेटस सोसाइटी में एक बहुत हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है। मैं तो नहीं डरती किसी से, मैं तो जो दिल में आता है, जो मुझे सही लगता है, मैं बोल देती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझ में क्यों आया? बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। तो अगर मैं एजुकेशनली लड़कियों को इतना एम्पावर कर दूँ तो वो बोल ना सके, वो किसी के सामने कोई आ ना सके, वो डरे नहीं, बोलना सीख जाएंगी, तो फिर उनकी
अपने ताकत बढ़ जाइए। जी जी, ये ज़रूरी है समाज में। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये थी नजमा हेप्तुल्लाह, जिन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय के विकास की बात की और उसकी तरक्की की बात की। साथ ही साथ उन्होंने सबका साथ सबका विकास के नारे की भी बात की। लेकिन अल्पसंख्यक खास करके मुसलमान कितना विकसित हो पाएगा, कितना आगे जा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और उस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।